वेलकम टू नेक्स्ट लेवल स्टडी। तो चलिए आज भारतीय संविधान के उस हिस्से में गहरा उतरते हैं जो हर नागरिक के लिए सरकार की ताकत के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। इस पूरी चर्चा में हम इसे एकदम बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक लेकर जाएंगे ताकि इससे जुड़ा कोई भी सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरा भी परेशान ना कर पाए। इस टॉपिक की अहमियत बस इन शब्दों से समझी जा सकती है। सोचिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को यूं ही तो संविधान की आत्मा और हृदय नहीं कहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो अकेला अधिकार है जो हमारे बाकी सारे अधिकारों की गारंटी देता है, उन्हें बचाता है। तो आगे का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम बिल्कुल शुरुआत से यानी अधिकारों की कहानी से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि ये आस्था, संस्कृति और शिक्षा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम उस सबसे पावरफुल टूल के बारे में जानेंगे जिससे इन अधिकारों को लागू करवाया जाता है। और फिर संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चली उस ऐतिहासिक जंग को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स और लिमिटेशंस पर भी बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला सेक्शन, हमारे अधिकारों की कहानी। आखिर ये आइडिया आया कहाँ से? कैसे बनी हमारे लोकतंत्र की ये सबसे मजबूत ढाल? चलिए पता करते हैं। देखिए, इन अधिकारों का सफर ना बहुत पुराना है। इसकी पहली झलक तो 1215 के मैग्ना कार्टा में ही मिल जाती है। लेकिन भारत में इसकी ठोस मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में की गई थी। वैसे हमारे संविधान ने इसकी प्रेरणा ली है अमेरिका से। और ये कितने जरूरी थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि संविधान सभा में सिर्फ इसी एक हिस्से पर पूरे 38 दिन बहस चली थी। तो सवाल ये है कि ये ढाल, ये शील्ड आखिर बचाती क्या क्या है? चलिए एक एक करके देखते हैं और शुरुआत करते हैं धर्म, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकारों से। अनुच्छेद 25 हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि किसी को लालच देकर या ज़बरदस्ती करके धर्म बदलवाना पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। अच्छा, इसी अनुच्छेद में दो और खास बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। एक, सिख समुदाय को कृपाण रखने की इजाज़त, और दूसरा, हिंदू धार्मिक संस्थानों में समाज के सभी वर्गों के प्रवेश का अधिकार। जहां आर्टिकल 25 एक व्यक्ति के अधिकार की बात कर रहा था, वहीं आर्टिकल 26 पूरे के पूरे धार्मिक समुदाय यानी एक ग्रुप को अधिकार देता है। कोई भी धार्मिक समुदाय अपनी संस्थाएं बना सकता है, अपने मामले खुद मैनेज कर सकता है और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। अब यहाँ पर भारतीय सेक्युलरिज्म का एक बहुत ही यूनिक मॉडल देखने को मिलता है। एक तरफ अनुच्छेद 27 साफ कहता है कि सरकार धार्मिक संस्थानों की आय पर कोई टैक्स नहीं लेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कमाल का बैलेंस है ये। अनुच्छेद 29 और 30 खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए हैं। ये उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने का अधिकार देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता है क्या? पूरे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास अधिकार है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है असली गेम चेंजर की, अनुच्छेद 32। ये वो पावर बटन है जिसे दबाकर हम अपनी ढाल का इस्तेमाल करते हैं और अपने अधिकारों को वापस लागू करवाते हैं। जरा सोचिए, अगर अधिकार दे दिए जाएं पर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो, तो उन अधिकारों का क्या मतलब है? वो तो बस कागज पर लिखे कुछ शब्द रह जाएंगे। अनुच्छेद 32 इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। तो सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर्स जारी करता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो ये उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। इसके जरिए कोर्ट किसी भी सरकारी अफसर को उसका काम करने का आदेश दे सकता है अगर वो नहीं कर रहा है तो। अच्छा, अब अगली 3 रिट्स को देखते हैं: प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। देखिए, यहाँ पर एक बहुत जरूरी अंतर है जिसे एग्जाम के लिए याद रखना ही रखना है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, ये है प्रिवेंटिव,
मतलब ये गलती होने से पहले ही निचली अदालत को रोक देती है, जबकि उत्प्रेषण यानी सर्टियोरारी ये है क्यूरेटिव, मतलब गलती हो जाने के बाद उसके असर को खत्म करके मामले को ठीक करती है। और अधिकार परीक्षा तो सीधा सीधा सवाल करती है, भाई आप किस अधिकार से सरकारी पद पर बैठे हैं। अब एक बहुत ही जरूरी कंपैरिजन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है और वो केस सुनने से मना भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक और दूसरे कानूनी दोनों तरह के अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो देखा जाए तो हाई कोर्ट का दायरा ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसके पास केस सुनने से मना करने का ऑप्शन भी होता है। और अब हम पहुंचते हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे दिलचस्प और ड्रामेटिक चैप्टर पर, संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट। एक ही बड़ा सवाल था, क्या संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है? ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये हमारे संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। देखिए हुआ क्या। 1964 में शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा हाँ, संसद संशोधन कर सकती है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके जवाब में 1971 में संसद 24वां संशोधन ले आए और कहा हम तो कुछ भी बदल सकते हैं। आखिरकार 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में फाइनल फैसला आया कि हाँ, संसद संशोधन कर तो सकती है, लेकिन संविधान की मूल ढांचे को हाथ भी नहीं लगा सकती। और ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ना, उसे इस एक लाइन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि भाई आप घर की मरम्मत कीजिए, दीवारों पर नया रंग लगाइए, खिड़कियां बदलिए, सब ठीक है, लेकिन आप घर की नींव, उसकी बुनियाद को नहीं तोड़ सकते। और हमारे संविधान की नींव क्या है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून का राज। इन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स और इन अधिकारों की सीमाओं पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, इनकी भी कुछ हदें हैं। तो ये सीमाएं हैं कहाँ? देखिए, अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो देश की सेना और पुलिस के अधिकारों को अनुशासन बनाए रखने के लिए सीमित कर सके। अनुच्छेद 34 के हिसाब से जिस भी इलाके में मार्शल लॉ लगा हो, वहां इन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 ये बिल्कुल साफ कर देता है कि इन अधिकारों से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं। और ये रहा एक सुपर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, किसी विदेशी को नहीं। ये है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये नंबर और आर्टिकल्स दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। और इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि अल्पसंख्यकों को संविधान में खास अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द की तो कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है। तो जरा सोचिए, आने वाले समय में जब हमारे देश के डेमोग्राफिक्स यानी आबादी का स्वरूप बदलेगा, तो बिना किसी परिभाषा के ये कैसे तय किया जाएगा कि इन खास अधिकारों का हकदार असल में कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद भविष्य में ही मिलेगा।